विचित्र बात भी है, दुर्भाग्य कहे कि ये शहर, ये जगह सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आई जब ये डूबने के निकट हुआ, जब बांध बनने की यहाँ पर चर्चा हुई। टिहरी का नहीं है ज़्यादा पुराना इतिहास, लेकिन पुराणों में गणेश प्रयाग का है। वो जगह थी गढ़वाल भूकंप 1803 का। आधी आबादी तहस नहस हो गई, तो अकाल पड़ा और फिर महामारियां फैली। इस मौके का फायदा उधर नेपाल के शासकों ने उठाया और एक गोरखा आक्रमण हुआ। वो कुमाऊं तक तो पहले आ गए थे, श्रीनगर भी आई, राजधानी पे कब्जा कर लिया। तो उस समय के जो राजा थे प्रद्युम्न शाह, लड़ते हुए पीछे हटते हुए देहरादून में आखिरी युद्ध होता है और वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। खुड़बड़ा का युद्ध प्रसिद्ध है। कुछ जगह कुछ गीतों में टिहरी आखिरी गढ़ है, वो 52 गढ़ों में नहीं है। शहर बसता चला गया और बसता चला गया। ये शहर 190 साल का हुआ जब ये बांध बन रहा है। नैनीताल तक में बिजली नहीं थी, तब टिहरी में 1903 में राजा कीर्ति शाह ने टरबाइन लगा करके बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया था। बाद में उस रियासत से, राजाओं से टिहरी के लोगों का फिर संघर्ष चला, रियासत की क्रांति हुई, प्रजामंडल का आंदोलन हुआ और लगातार लड़ते लड़ते जब देश आज़ाद हुआ, रियासत आज़ाद हुई, लोकतंत्र हुआ, एक संविधान बना और वो लागू हुआ। और सिर्फ जो मैं शुरू में कह रहा था कि 15 साल लोग थोड़ा शांति से बैठ पाए थे कि ये बांध आ गया। तो ये छोटा शहर, इसकी बसावट, एक तो इसकी हिस्ट्री इतनी रिच थी जिन परिस्थितियों में बसा। एक मदरसा तो सबसे पहले राजा ने खुलवाया, तो टिहरी के मदरसे में हिंदू ज़्यादा पढ़े। विकास ने एक शहर को जहां बसा रहा था टिहरी के लिए, वो एक तरह से दुर्भाग्य भी हुआ। नरेंद्र नगर सड़क वाला था ना, जिसको मैं कह रहा हूँ कि सड़कों ने उजाड़ा ज़्यादा बसाया कम, जंगलों के कटान ने उजाड़ा ज़्यादा बसाया कम। अब बांधों ने देखो बिजली पानी जितना पैदा क्या होगा, लेकिन उजाड़ा ज़्यादा। तो ये विस्तृत गंगा घाटी में टिहरी एक छोटा सा शहर है। हालांकि वो महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर गंगा और भिलंगना का संगम होता है। पुराणों में भी उस जगह का है, गणेश प्रयाग नाम से उल्लेख है, लेकिन बस्ती छोटी थी। अब ये एक तरह से विचित्र बात भी है, दुर्भाग्य कहे कि ये शहर, ये जगह सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आई जब ये डूबने के निकट हुआ, जब बांध बनने की यहाँ पर चर्चा हुई। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो टिहरी किन परिस्थितियों में बसा, टिहरी का नहीं है ज़्यादा पुराना इतिहास, लेकिन पुराणों में गणेश प्रयाग का है। वो जगह थी, बस्ती बहुत छोटी थी जब शहर बसना शुरू हुआ। 1815 में ये शहर बसना शुरू हुआ। लेकिन इसकी थोड़ी हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर कैसे किन परिस्थितियों में ये शहर बसा। तो 1803 में एक बड़ा भूकंप आता है, गढ़वाल भूकंप के नाम से है वो। अभी भी जियोलॉजी की किताबों में, भूगोल की किताबों में गढ़वाल भूकंप 1803 का। आधी आबादी तहस नहस हो गई। भूकंप के बाद एक तो अकाल पड़ा और फिर महामारियां फैली। इस मौके का फायदा उधर नेपाल से उठाया, नेपाल के शासकों ने उठाया और एक गोरखा आक्रमण हुआ। वो कुमाऊं तक तो पहले आ गए थे, श्रीनगर भी आई, राजधानी पे कब्जा कर लिया। तो उस समय के जो राजा थे प्रद्युम्न शाह, लड़ते हुए पीछे हटते हुए देहरादून में आखिरी युद्ध होता है और वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। खुड़बड़ा का युद्ध प्रसिद्ध है। उस समय उनका जो बालक था राजकुमार सुदर्शन शाह, वो कम उम्र के थे, तो 13-14 साल तक वो निर्वासित जीवन में रहे। और फिर राजा सुदर्शन शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद ली और अपनी ये रियासत गोरखों को परास्त करके फिर वापस ले ली। लेकिन उस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तब ये कहा कि उनकी काफ़ी क्षति हुई है सेना की, तो वो एक तरह से आर्थिक प्रतिपूर्ति के लिए उन्होंने गढ़वाल रियासत का विभाजन कर दिया और अलकनंदा के पार या मंदाकिनी के पार वाला हिस्सा, जिसको हम ब्रिटिश गढ़वाल कहते हैं, वो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में चला गया। और शेष जो हिस्सा था अलकनंदा के इस तरफ, मंदाकिनी के इस तरफ, ये हमारी गढ़वाल रियासत बाकी रह गई, जो यहाँ से लेकर के पूरा रवाई और यमुना घाटी तक थी। तो उस बची हुई रियासत के लिए राजा सुदर्शन शाह ने जगह की तलाश की और उनको पसंद आया टिहरी वाली जगह। कुछ जगह कुछ गीतों में टिहरी आखिरी गढ़ है, वो 52 गढ़ों में नहीं है। लेकिन यहाँ के ये गीतकार हुए हैं जीवानंद सिरियाल, उन्होंने लिखा है टिहरी को गढ़। कीर्ति शाह महाराज जवारी टिहरी गढ़ मौजूद था।
तो ये 52 गढ़ों में जरूर नहीं है, क्योंकि एक छोटी रियासत रह गई थी। तो राजा इस अपने टिहरी गढ़ में आ गया और फिर वहाँ पर राजधानी बसने की और एक शहर बसने की जो कवायद है वो शुरू होती है। उससे पहले वहाँ पर एक छोटी सी बस्ती थी टिहरी पे, जो टिपरी नाम के गांव की सीमा में था, एक किनारे पर था, जहाँ कुछ धुनार परिवार रहते थे। धुनार परिवार जो गंगा को आर पार कराते थे उस समय के तीर्थ यात्रियों से, या जो लोग थे, स्थानीय लोग थे। रस्सी का पुल बना करके रस्सियों से आर पार कराते थे, मछलियों का पालन करते थे, बस इतना ही है। उस जगह पर फिर राजमहल बनता है। फिर राजकाज चलाने के लिए राजा विभिन्न जगहों से लोगों को वहाँ पर बसाता है। सैनिक बसे, फिर वहाँ पे राज कर्मचारी बसते हैं, वहाँ पर फिर उनके अपने राजपुरोहित बसते हैं। तो एक राजधानी चलाने के लिए और राजकाज चलाने जिन जिन लोगों की ज़रूरत पड़ी आसपास के गाँवों से वो बुलाते चले गए। श्रीनगर से भी लाए, पुरानी राजधानी से अपने जो वहाँ लोग थे उनको बुलाया और एक शहर बसता चला गया। और बसता चला गया ये शहर 190 साल का हुआ जब ये बांध बन रहा है। उस छोटे शहर की जो आबादी थी बांध बनते बनते वो करीब 25,000 थी। तो 190 वर्ष में वो 10-12 धुनार परिवारों से और एक राज परिवार से होता हुआ 190 वर्षों में वो 25-30 हज़ार की पॉपुलेशन का एक शहर बन जाता है, जो राजधानी थी रियासत की, जहाँ राजमहल भी थे। फिर 3-4 राजमहल जहाँ बने और एक बाजार प्रमुख था। वो पूरा बाजार जो गंगा घाटी का और भिलंगना घाटी के सबसे प्रमुख बाजारों में बना, जहाँ फिर रियासत के सबसे पहले स्कूल खुले, जहाँ अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खुले। तो नई सभ्यता के लिए जो चीज़ भी ज़रूरत होती थी वो बना। और 1903 में जहाँ बिजली भी पैदा हुई, जब ब्रिटिश रियासत में ये नैनीताल तक में बिजली नहीं थी, तब टिहरी में 1903 में राजा कीर्ति शाह ने टरबाइन लगा करके बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया था। तो वो सब चीज़ें टिहरी में आ गई थी जो आधुनिक सभ्यता के लिए था। बाद में उस रियासत से, राजाओं से टिहरी के लोगों का फिर संघर्ष चला, रियासत की क्रांति हुई, प्रजामंडल का आंदोलन हुआ और रियासत आज़ाद होकर के वो लोगों के हाथ में भी आ गए, प्रजामंडल में आ गए और फिर भारत संघ में उसका विलय हो गया। तो ये छोटा शहर, इसकी बसावट, एक तो इसकी हिस्ट्री इतनी रिच थी कि जिन परिस्थितियों में बसा, कठिन परिस्थितियों में जरूर बचा, लेकिन बहुत तेजी से जिसने तरक्की की। 2 कारणों से, एक तो उसकी विरासत थी रियासत की, श्रीनगर से जिस चीज़ की भी जरूरत पड़ती राजा श्रीनगर से बुला लेता। दूसरी विरासत थी गंगा घाटी की, ऊपर के गाँवों से तुरंत लोग बुलाए जाते रहे। तो ऊपर से जैसे लकड़ियाँ आई तो राजमहल बन गया, बाजार बन गया, श्रम यहाँ था। अठुर नज़दीक का जो पूरी पट्टी थी अठुर की थी, और फिर ये जो सिराई मालदेवल से लेके चिनारी सौड़ उत्तरकाशी तक, क्योंकि पूरी रियासत एक थी, वहाँ से आई और ये बन गई। बहुत सुंदर एक शहर था। अब 3 नदी, जैसे टिहरी उसका नाम भी है, 3 नदियों से घिरा हुआ या 3 नदियों का संगम। तो भौगोलिक रूप से भी संभवतः इस घाटी के सबसे सुंदर घाटियों में, जैसे उत्तरकाशी भी एक जगह है, चिनाली सौड़ एक जगह है, ये एक जगह है, तो उनमें ये बसना शुरू हुआ। इसकी बसावट 2 तरह से दिलचस्प है। एक तो जो भौगोलिक बसावट थी उसकी, दूसरी जो मानव समुदाय वहाँ आए, जो लोग बसे, क्योंकि ये तो 0 से शुरू हुआ ना। जो नोन है इतिहास में कि 12-14 धुनार थे जो उनके वंशज रहे होंगे, जिनका हम जिक्र करते हैं कि जो यहाँ की आदिम जनजातियाँ थी, कोल के रातों के वंशज रहे होंगे, यक्ष किन्नरों के वंशज रहे होंगे, वो बचे खुचे उनके वो धुनार लोग थे। वो उनका 2 ही काम था। फिर यहाँ आजीविका शुरू होती है। कहते हैं कि राजा ने जब राजधानी बनाई तो 30 दुकानें भी बनाई और एक दुकान पर खुद बैठना शुरू किया। तो राजधानी बनी और व्यापार शुरू हुआ। और जब यहाँ राजधानी आ गई तो फिर क्योंकि गढ़वाल भूकंप से और गोरखों के आक्रमण से उन्होंने तो गांव भी तबाह कर दिए थे। लोग जो स्थायी बस्तियां थी शताब्दियों से बसी, उनको छोड़ करके जंगलों की तरफ गए, क्योंकि बहुत बर्बर तरह का उनका आक्रमण हुआ। वो बहुत भारी पड़े लोगों पर। यहाँ के कमजोर, हर परिवार के कोई ना कोई गुजर गए थे। अधिकांश मकान, उनकी संख्या तक आती है कि जो 50% से ज़्यादा मकान ध्वस्त हो गए थे। तो लोगों को रहने का ठिकाना नहीं था, कहने का था नहीं, बीमारियाँ फैल गई थी। उन परिस्थितियों में ये शहर बसा। तो एक बड़े चैलेंज के
बीच में राजा और उसकी प्रजा ने इसको बसाना शुरू किया। लेकिन ये प्लान था या अनजाने ही, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि विरासत भी थी और चैलेंज भी था, तो ये बहुत सुंदर शहर बसा। जैसे कि बाजार, पूरे शहर के बीचों बीच बाजार, ठीक, बाजार के बाहर अलग अलग मोहल्ले, मोहल्लों की जो बसावट है वो यहाँ की गंगा घाटी का जो समुदाय है उसके अनुरूप है। फिर एक मोहल्ला बसा, जैसे सबसे पुराना मोहल्ला उसको कहें, जैसे सतेश्वर मोहल्ला सबसे पुराना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सतेश्वर मोहल्ला मतलब वहाँ सतेश्वर शिवलिंग था, सतेश्वर शिवलिंग जिसका स्कंद पुराण के केदार खंड में भी वर्णन है, स्वयंभू, यानी वो तब्य था। तो उसी मंदिर के, उसी शिवलिंग के आसपास लोग बसे, वो हो गया सतेश्वर मोहल्ला। एक मोहल्ला बसा, क्या कहते हैं, सेमल तप्पड़ मोहल्ला। सेमल तप्पड़, जहाँ सेमल का एक बड़ा पेड़ था, जिस सेमल के पेड़ के नीचे 2-3 पीढ़ियों या 4 पीढ़ियों के राजाओं का शपथ ग्रहण हुआ, तो उस सेमल के पेड़ के आसपास बस्ती बस गई, तो सेमल तप्पड़ बस गया। उसी के बगल में संगम रोड है, जैसे संगम रोड, तो बाजार से संगम की तरफ जो रास्ता है उसके दोनों तरफ बसे, तो वो संगम रोड हो गए। जैसे जैसे बसा वैसे नामकरण हुए। राजा ने कोई नाम स्थापित नहीं किए, कोई भी नाम नहीं, वो सब नाम वहाँ मौजूद थे, सिर्फ वो स्थापित हुए हैं। जैसे एक मोहल्ला बसा, अहलकारी मोहल्ला। अहलकारी शब्द है जो राजा के कर्मचारी, अहलकार मतलब राज कर्मचारी, जिनको हम आजकल सरकारी कर्मचारी बोलते हैं, सिविल सर्वेंट, तो वो अहलकार हो गए। तो वहाँ अहलकार जो राजा लाए, राजा ने कहा इस जगह में बसिए। तो वो लोग अहलकार कौन होते थे? वो पैनोली लोग हैं, वो रतोड़ी लोग हैं, शायद गेरोला लोग हैं, जो राज कर्मचारियों से ज़्यादा, और इस तरह के जो परिवार थे जो राज कर्मचारियों का। और उसी मोहल्ले के बगल में बस गया एक मदरसा। तो सबसे पहले राजा ने खुलवाया। उस मदरसे में जो पढ़ते थे वो मुस्लिम तो शायद बाद में पढ़े होंगे, वो पहले अहलकारों को भेजा गया, क्योंकि फारसी पढ़नी थी, क्योंकि ज़मीन का काम करना था, टैक्स की वसूली होनी थी, हिसाब किताब रखना था। तो टिहरी के मदरसे में हिंदू ज़्यादा पढ़े, अहलकार लोग ज़्यादा पढ़े, और राजा ने उनको वहाँ भेजा। राजा ही उसको इमदाद देते था, मतलब उनको शायद तनख्वाह वगैरह, वो जो भी उसकी व्यवस्था थी राजा। उसी के बगल में फिर मुस्लिम मोहल्ला था। एक तरफ बीच में एक सड़क है, एक तरफ राज कर्मचारियों का अहलकारी मोहल्ला, एक तरफ मुस्लिम मोहल्ला, उसके बीच में मस्जिद, और उसी मस्जिद के बगल में मदरसा। तो इतनी सुंदर बसावट, ये प्लान था, ये स्वाभाविक होता चला गया। उसका नाम मुस्लिम मोहल्ला हुआ। जहां राजा ने बड़ा महल बनाया वो राज दरबार या पुराना दरबार मोहल्ला। ठीक उसी के नीचे जब हम चले जाएंगे, एक है हाथी थान मोहल्ला, वहाँ हाथी रहते थे कभी। तो हाथी तो नामकरण नहीं हुआ, कोई वो देख करके ग्रह नक्षत्र देख के नामकरण हुआ वो, तो वो हाथी थान मोहल्ला हो गया। कहीं लखेड़ा परिवार थे तो लखेड़ा मोहल्ला हो गया। कहीं चना खेत, जहाँ चने की फसल उगाई जाती थी, जहाँ शुरू में धुनार लोग थे, तो वो था चना खेत, तो उसको चना खेत ही रहने दिया। बाद में उसके हिस्से, एक हिस्से में घंटाघर बना, तो उसको घंटाघर ही नामकरण रहा। और आप बाद में जब देखेंगे, जब यहाँ म्यूनिसिपैलिटी वगैरह बनी, वार्ड बने, यहाँ तक कि डैम के रिकॉर्ड में भी, तो वो वार्डों के नाम भी यही रहे। वार्ड नंबर 6 सतेश्वर मोहल्ला, जहाँ मैं जैसे पढ़ाई करने के लिए आया, तो वार्ड नंबर 6 वो सतेश्वर मोहल्ला था। वार्ड नंबर 4 वो मुस्लिम मोहल्ला था। वार्ड नंबर 3 वो सेमल तप्पड़ था। वार्ड नंबर 5 उधर संगम रोड वाला मोहल्ला था। वार्ड नंबर 7 इधर आ गया ये पीछे की तरफ, और वार्ड नंबर 8 फिर लखेड़ा मोहल्ला की तरफ, घनसाली रोड जिसको कहते हैं। हाँ, पूर्वेणा, हाँ, पूर्वेणा पश्चिमाणा, 2 दिलचस्प मोहल्ले थे, एक पूर्वेणा और एक पश्चिमाणा। तो पूर्वेणा मोहल्ला बसा हुआ था पश्चिम की ओर, और पश्चिमाणा मोहल्ला बसा हुआ था पूर्व की ओर। अब ये कैसे हुआ? वो दिशाओं के हिसाब से नहीं हुआ। पश्चिम से जो लोग, असल रियासत के हिसाब से पश्चिम हुआ हमारा कुमाऊं, तो कुमाऊं से लोग आए, तो जिस मोहल्ले में वो बस गए वो हो गया मोहल्ला पूर्वेणा। तो पूर्वेणा मोहल्ले में बसे पंत, पांडे, जोशी, मिश्रा, तो ये हुआ पूर्वेणा मोहल्ला। लेकिन ये दिशा पश्चिम थी शहर की,
संगम के नज़दीक की थी। और जहाँ पश्चिम से आए हुए लोग बसे, पश्चिम से आए हुए लोग, हिमाचल और इधर कश्मीर की तरफ से आए हुए लोग, वो बसे कुछ उस दिशा के मुकाबले, ये दिशा तो पूरब थी लेकिन बसे पश्चिम में, तो वो हाँ, तो वो जिस भी दिशा में बसे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं बोलते हुए, तो वो पश्चिमाना मोहल्ला हुआ। उसमें मुख्य रूप से थे पश्चिमी लोग, झेंवर लोग, जो ये मछली मारने वगैरह का काम करते थे बाकायदा राजा के लाइसेंस पे। तो वेलकम किया राजा ने सबको, जिन जिन के लिए ज़रूरत हुई कि आप आइए और बसिए, तो सबकी ज़रूरत थी। और एक तरह से गढ़वाल भूकंप के बाद तो पूरी सिविलाइजेशन को स्टेब्लिश वो करने का वो पड़ा। और जिसको मैं कहता हूँ बार बार कि वो बसने के बावजूद भी चैलेंज रहा हो 190 साल का। और जैसे आज़ाद हुई तो फिर वो 15 साल के सुकून और फिर बांध वाला आ गया। तो एक तरफ से तो ये बसावट थी महत्वपूर्ण। दूसरी जो भौतिक या भौगोलिक बसावट थी, 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ, शहर का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था, ऐसा कोई घर नहीं था, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं था, ऐसा कोई चौक नहीं था जहाँ से आप 10 मिनट में किसी नदी तक नहीं पहुँच सकते थे। आप भिलंगना पहुँचिए या आप गंगा में पहुँचिए, किसी भी जगह से 10 से 15 मिनट के बीच में आप संगम में पहुँच सकते थे। तो पानी का कोई संकट नहीं था। ऐसी जगह पर बसा, पानी का तो संकट था ही नहीं। पानी पंप तो बहुत बाद में हुआ, कीर्तिसार राजा के ज़माने पे, जो चौथे राजा हुए, तब पानी पंप हुआ वहाँ। तब तक पानी की ज़रूरत नहीं थी, पानी पूरा वही जो था ही। स्रोत जरूर थे, और वो स्रोत रिचार्ज होते थे उसी नदी से, या ऊपर जो भी ड्रेनेज सिस्टम था, स्रोत भी थे जो बाद तक भी रहे। तो स्रोत हमने अपने देखा देखी 4-5 स्रोत तो हमने देखी है। 3 धारा का एक प्रसिद्ध स्रोत था, भादु की मगरी का एक प्रसिद्ध स्रोत था। तो उन स्रोतों से पानी, और पर्याप्त पानी जो गंगा और भिलंगना का पानी था। तो पानी एक सुलभ चीज़ थी। नदी में जो मछलियाँ थी, तो जीविका के लिए मछली थी, और नदियों से जो लकड़ियाँ बरसात में बह के आती थी, उनको रोका जाता था। वो ईंधन के काम आती थी, और कोयला बनाने के भी काम आती थी। अच्छी लकड़ियाँ मिल गई तो फर्नीचर के काम आती थी, मकान बनाने के काम आती थी। तो ये ऐसी जगह का चुनाव हुआ। अब वो संयोग था, देखा भी होगा राजा ने, क्योंकि उनके पास अनुभव थे कि वो श्रीनगर जैसा तो था नदी के किनारे, लेकिन वो श्रीनगर से भौतिक संसाधनों के मामले में ज़्यादा रिच था टिहरी। बहुत नज़दीक देवदार भी था, और नीचे की तरफ शीशम और साल भी था। दोनों तरफ से दोनों चीज़ें मंगाई जा सकती थी। और ग्लेशियर से आने वाली सदाबहार नदियाँ थी। तो एक तो जो भौतिक उसकी बसावट थी, और जिस तरह के समाजों से वो जुड़ा रहा। आप देखिए, एक तरफ प्रतापनगर वाला इलाका है, सेम मुखेम वाला, जहाँ पुराने सरसब्ज गढ़ रहे हैं। एक तरफ अठुर पट्टी थी, जहाँ कभी कप्पू चौहान का राजा था। सुंदर सिंचित जमीन, तब तक सिंचित जमीन हो गई थी। 1814-15 में जब राजधानी बस गई, तब तक अठुर से लेकर के सिराई, मालदेवर, चिनाइल छोड़ो, उत्तरकाशी तक अच्छी सिंचित जमीन थी। नज़दीक के गांव थे, जैसे कंडल गांव बहुत नज़दीक था। कम जमीन थी लेकिन सिंचित जमीन थी। तब तक बाग बगीचे भी लगने शुरू हुए थे। मेरे ख्याल से जो वनीकरण का सिद्धांत था, वनीकरण, वन महोत्सव, वनीकरण, वृक्षारोपण, ये बहुत बाद में आया। क्योंकि सभी तरह के, उससे पहले भी, टिहरी बसने से पहले, या जब गंगा घाटी का हम जिक्र करते हैं, तो लोगों के लिए फल का मतलब जो जंगली फल थे, जंगल के फल थे, वो जामुन हो गए या जो दूसरी तरह के फल थे, वो था। वृक्षारोपण का बहुत बाद में आया, और टिहरी में जो लगे थे वो आम के और फिर अमरूद के बागीचे लगे, लीची के भी लगे। जैसे पहले हम देखते थे ना कि लाखों करोड़ों पेड़ काटने वाले विल्सन ने लाखों करोड़ों पेड़ काटे, लेकिन 4-6 सेब के पेड़ लगाए। तो वो वृक्षारोपण तब शुरू हुआ। फलों के पेड़ जो आपने यहाँ से लाए, ऐसे फसलों में भी होता है कि परंपरागत फसलों के बीच में कुछ दूसरी फसलें भी आई। तो टिहरी उस महीने में बहुत द्रुत गति से, बहुत तेज़ी से, 190 साल सिविलाइजेशन में या किसी शहर के बसने में, कुछ गाँवों के बसने में, बाजार के बसने में 190 साल तो बहुत छोटी अवधि है उस हिसाब से। तो 190 साल की उसकी कथा
एक राजधानी का बसना शहर का, फिर वो म्यूनिसिपैलिटी भी बना, वहाँ बिजली भी पैदा हुई, ऐसे शहर में जहाँ बिजली भी पैदा हुई थी। फिर लोगों का आना जाना वो रहा। फिर ये गंगोत्री वाला जो राजमार्ग है ये टिहरी से होकर के जाता था। फिर सड़कें बनी, सड़क भी 1920-21 तक तो ऋषिकेश तक ही थी। अब जो टिहरी के 5वें 6ठे राजा रहे नरेंद्र शाह को बड़ा शौक हुआ कि अपनी गाड़ी लेनी है और गाड़ी में घूमना है। तो टिहरी में तो सड़क थी नहीं, तो अपने लिए एक राजमहल नरेंद्र नगर बनाया जो ऋषिकेश से 16 किलोमीटर दूर था। और 1922-23 में नरेंद्र नगर तक सड़क बनी। राजा और रानी खुद सड़क से वो गाड़ी जीप उनकी थी उसको चला करके लाते थे। दिल्ली से नरेंद्र नगर तक राजा और रानी 1926 के करीब और 36 में जो जिक्र आता किताबों में, दिल्ली से नरेंद्र नगर तक गाड़ी चला करके लाए थे। तो एक चीज़ और हुई, जो ये सड़कों का आकर्षण था, जीप ले जानी है, राजा ने खुद चलानी है, दिल्ली जाना है और वायसराय से मिलना है और फिर दिल्ली से बम्बई जाना है और जहाज़ से वहाँ जाते थे, फिर लंदन वगैरह जाते थे। ये जो टिहरी का फिर 190 साल के भीतर ही बांध बनने से कुछ समय पहले जो थमा उसका चक्र, वो एक नरेंद्र नगर, यानी कि सिविलाइजेशन ने, विकास ने एक शहर को जहाँ बसा रहा था टिहरी के लिए, वो एक तरह से दुर्भाग्य भी हुआ। डैम का तो थोड़ी बाद में आया, लेकिन वो जो नरेंद्र नगर सड़क वाला था ना, जिसको मैं कह रहा हूँ कि सड़कों ने उजाड़ा ज़्यादा बसाया कम, जंगलों के कटान ने उजाड़ा ज़्यादा बसाया कम। अब बांधों ने देखो बिजली पानी जितना पैदा क्या होगा, लेकिन उजाड़ा ज़्यादा। तो राजा चला गया नरेंद्र नगर, 1922-23 में वहाँ बस गए। फिर टिहरी तक, तब तक तो ये था ना कि आज़ादी है या नहीं, क्या कब आती है, तो टिहरी के लिए फिर सड़क बननी शुरू हो गई। और रियासत काल में 1942-43 में टिहरी तक सड़क आ गई। तो जैसे जैसे सड़क आई, एक और दिलचस्प चीज़ थी, टिहरी में जो राजा की जिप्सी आई वो सड़क से होते हुए नहीं आई, नरेंद्र नगर तक तो सड़क से आई, उसके बाद वो अलग अलग पार्ट में घोड़े खच्चरों में आई और टिहरी में 3-4 किलोमीटर की सड़क बनी। ऐसा और जगह हुआ है या नहीं मुझे नहीं मालूम कि, लेकिन अब फिर उसके पेज पुर्चे जोड़े गए, पुराना बस अड्डा जिसको कहते थे, और उसको जीप तैयार की गई और शहर में 4-5 किलोमीटर वो घुमाई गई, वो जीप जो आ गई थी इस तरफ। और फिर यहाँ जीप घूमती थी। फिर यहाँ जब तक सड़क नहीं आई 42-43 में, फिर राजा घोड़े में नरेंद्र नगर गया और फिर देश दुनिया घूमने चला गया। तो सड़क आई, फिर टिहरी से आगे गंगोत्री तक, फिर जब राजमार्ग तो खैर तब बना जब आज़ादी का समय आ गया। टिहरी से उत्तरकाशी, फिर 1942-43 के बाद फिर उत्तरकाशी चली गई। सबके कॉमन त्यौहार, वहाँ अलग किसी का कोई त्यौहार नहीं था। जैसे 1946-47 के बाद जो लाहौर की तरफ से, कराची की तरफ से लोग आए विभाजन के बाद, एक पंजाबी समुदाय था, हालांकि उनकी जनसंख्या छोटी थी। हमारे देखते देखते कुल मिलाकर के 100 परिवार रहे होंगे। मुस्लिम परिवार पंजाबी समुदाय से कुछ ज़्यादा थे। जब विस्थापन के हम आंकड़े देखते हैं तो पंजाबी समुदाय के लोग, पंजाबी समुदाय जब हम कह रहे हैं तो उसमें सिख लोग भी हैं, तो पंजाबी समुदाय के अगर 100 परिवार रहे होंगे तो सिख परिवार उसमें 15-20 थे शायद आखिर तक, लेकिन मुस्लिम परिवार 200 के करीब है, जो अब भी है, जो अब नई टिहरी में है अधिकांश परिवार। वो कोई फ़र्क नहीं, जैसे आज रिलीजन का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा पता ही नहीं था। मुस्लिम हैं तो वो सब बोलते तो वैसे ही थे, मनाते तो दिवाली थे, मनाते तो होली थे। पता नहीं मस्जिद भी कब आई होगी टिहरी में बाद में। जब मैं कह रहा हूँ कि उनका जो मदरसा था वहाँ तो सब साथ ही पढ़ते थे, तो मस्जिद भी कब आई होगी, लेकिन वहाँ उस तरह का डिवीज़न बोलो या उस तरह का भेदभाव या भाईचारे में कोई गैप नहीं था। जब मैं कह रहा हूँ कि सबसे जो अहलकार हैं वो सबसे ऊंची जातियों के थे, वो तो जस्ट मुस्लिम मोहल्ले के बगल में थे और बीच में मस्जिद और मदरसा। तो सभी तरह के त्यौहार जो हमने भी देखे हैं और जो किताबों में भी है, लोग तो कहते थे कि जो राजा मानवेंद्र शाह की धर्म बहन तो टिहरी की मुस्लिम महिला था जिनको हफीजन बुआ कहते हैं। उनके परिवार में बाद में उनकी बहू भी एक हिंदू लड़की बनी है, हफीजन बुआ की बहू
हिंदू लड़की थी। हबीजन बुआ को राजा धर्म बहन की तरह मानते थे। और वो हबीजन बुआ ऐसी थी कि अगर मस्जिद की भी सफाई करनी है तो मंदिर में भी झाड़ू लगना है, बाहर साफ सफाई करना है। और अगर हिंदुओं के बच्चों ने वहाँ कुछ गंदा कर रखा है तो वो गाली वाली डांट डपट कर करके, तो जितनी चिंता वो मस्जिद की साफ सफाई और उसकी व्यवस्था की थी, उतनी हमने तो मुस्लिम परिवारों को आराम करते हुए शिवजी के मंदिर में बड़ और पीपल के आम के नीचे जो वो बने हुए थे लेटने के लिए, आराम करने के लिए, तो एक के ऊपर हिंदू आराम कर रहे छाया में, दूसरे में वो मुस्लिम वो कर रहे हैं। और ये लास्ट तक रहा और उसका असर अभी भी देखेंगे। टिहरी के राजाओं में हिंदू राजा रहे, कांग्रेस से बीजेपी में गए। हिंदू राजाओं के भाषण हालांकि उनके कम हैं, चुनाव प्रचार में हिंदू राजाओं के भाषण कभी भी सांप्रदायिक नहीं रहे। एक शब्द मैंने, एक वाक्य कभी नहीं सुना। यह अभी भी हैं, अब भी देखेंगे, लेकिन कभी आप उस लाइन पर नहीं गए जो देश की पॉलिटिक्स रही है। तो ये एक बहुत सुंदर वो रहा है। हालांकि जब वहाँ से लोग दूसरी जगहों में चले गए, देहरादून चले गए, हरिद्वार चले गए, नाइटिरी आ गए, तो थोड़ी सी वो थोड़ा सा फिर बढ़ता दिख गया। जब जड़ों से उखड़ते हैं तो 10 तरह की कमजोरियाँ उजागर होती हैं।